Shubhashish Shiksha, Shubhashish Gurujan, Shubhashish, my dear colleagues and my dear parents. Curriculum for 2026-27 has unfolded and we are here witnessing the third language introduction. We were waiting. We were little worried कि कहीं third language ninth में introduce ना हो जाए, but fortunately third language introduced in 6th standard. And I am very sure this is not nothing new. In state governments, there used to be a third language. I remember in Haryana, other than English and Hindi, we used to have Telugu when I was in 8th standard. And we would study that language for 2 years at least. The third language was introduced for 2 years, okay? And that was a very beautiful system that languages of South were taught in North and languages of North were being given to South. It was a very genuine system, okay? There was no political or any other imposition, rather than it was because ours is a multilingual. हम बहुत सारी भाषाओं का देश है हमारा, तो नॉर्थ के किसी भी आदमी को साउथ में जब जाए तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और साउथ के किसी भी आदमी को जब वो आए तो ठीक है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और हिंदी पे फोकस होना चाहिए। हिंदी का पेपर हर जगह कंपल्सरी है। इंग्लिश बिकम्स means of instruction and tool of instruction. That is why English is introduced specifically in secondary school education, senior secondary school education. Okay, right? State boards, क्योंकि concurrent list का subject है education, state boards can plan their own thing. लेकिन कोशिश ये है state boards की भी to align with Central Board of Secondary Education and NCERT to follow the system which we are proposing in National Education Policy 2023. And then we have foundation classes 2022 that must be studied. मेरी सिर्फ यही रिक्वेस्ट है, खासतौर पे स्टेट बोर्ड के वो स्कूल्स जिनको किसी भी एससी का स्कूल कर दिया गया है, मेरी उन अध्यापकों से अध्यापिकाओं से विनती है, उनकी किसी भी लेवल पे उनकी किसी भी एफिशिएंसी पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया जा सकता, बिकॉज हम सभी अध्यापकगण हैं। लेकिन फिर भी जो थोड़ा बहुत डिफरेंस है उसको समझना बहुत जरूरी है। अप्रोच चेंज्ड है, किसी भी चीज की, किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति की जो अप्रोच है वो सीबीएसई के इस करिकुलम में चेंज है। जो सबसे बड़ा चेंज, मैं इसको चेंज नहीं मानता, मैं ये कहूंगा कि पुरानी पॉलिसी को लेके आना कि थ्री लैंग्वेजेस सिस्टम है। मेरे को याद है कि हरियाणा में खासतौर पे थर्ड लैंग्वेज पंजाबी इंट्रोड्यूस की गई थी, ओके। और जो भी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज हैं कॉन्स्टिट्यूशन में अराउंड 40 प्लस के आसपास, उनमें से कोई भी लैंग्वेजेस थर्ड लैंग्वेज की तरह यूज की जा सकती है अदर देन इंग्लिश एंड हिंदी। इंग्लिश को कंपल्सरी करने का एक ही एम था, क्योंकि थ्रू आउट द वर्ल्ड जितनी भी हमें स्टडी मटेरियल्स प्राप्त होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी कुड हैव डेवलप्ड दीज मटेरियल्स इन हिंदी, लेकिन किसी भी रीजन से वी आर नॉट हियर टू ब्लेम एनी सिस्टम और एनीथिंग। सो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे मैं करता हूँ, तो मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है, यदि कोई भी आपको लगे कि मैंने कोई मिस कर दिया है तो यू कैन जस्ट सेंड मी थ्रू इन कमेंट, लेकिन आई एम ट्राइंग टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल। मेन जो इंट्रोडक्शन है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ थर्ड लैंग्वेज फ्रॉम 6th स्टैंडर्ड। 6th स्टैंडर्ड से 3 लैंग्वेजेस पढ़ाना जरूरी है। कई बार हमें लगता है कि 3 लैंग्वेज का बोझ है, लेकिन ये एक इंटरनेशनल स्टडी है कि जो बच्चा जितनी लैंग्वेजेस ज्यादा पढ़ता है वो उतना ही एफिशिएंट होता है अपनी एक्सप्रेशन में और अपने इंटेलेक्ट में, मतलब अपनी दिमागी शक्ति के अंदर। तो ये थ्रू आउट द वर्ल्ड है, ये मत सोचिएगा कि लेकिन हमारे यहाँ पे एग्जीक्यूशन की कमी है। मैंने प्रीवियस वीडियो में गाँव का जिक्र किया था, जो कि 9th 10th 11th और 12th में कंपल्सरी टेक्निकल एजुकेशन को इन्वॉल्व करते हैं, मतलब स्किल सब्जेक्ट्स जरूर इन्वॉल्व करते हैं वो। हमारे पास पॉलिटेक्निक्स और आईआईटीज का जो हाल है वो हमें पता ही है। शायद किसी भी एजुकेशन सिस्टम में जो अध्यापक है वो सूत्रधार है इस सारे सिस्टम का। यदि अध्यापक
शक्तिशाली है, अध्यापक नॉलेजेबल है, तो कोई भी सोसाइटी, कोई भी समाज प्रोग्रेस ना करे ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आजकल के जो मॉडर्न अध्यापक हैं वो उनकी अप्रोच कुछ और है, चाहे वो धर्मांधता की तरफ है, चाहे किसी भी तरफ है। और ये हमें ध्यान रखना है कि न्यूट्रलिटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है, राइट? सो लेट अस स्टार्ट टू अंडरस्टैंड द सेलिएंट फीचर्स फर्स्ट। ये अंडरस्टूड है कि 6th लेवल तक बाकी करिकुलम में थोड़ा बहुत अप्रोच का फर्क ज्यादा है। मुझे अप्रोच जिस ढंग से हम सब्जेक्ट को, जैसे लैंग्वेजेस, अब लैंग्वेजेस को हम कैसे अप्रोच करेंगे, लेट अस डिस्कस इट इन डिटेल। ओके, मे गॉड ब्लेस एवरीबॉडी। टीचर्स का टास्क सबसे डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि एक अध्यापक पूरे समाज को, पूरे विश्व को, पूरे देश को दिशा देने का काम करता है। मैं मानता हूं कि बीइंग अ टीचर माई सेल्फ, मेरा ये 42वां साल है कि मैं इस कार्य में हूं और आपके सामने बैठा हूं, ऑनलाइन करा रहा हूं सारा कुछ। ओके, अभी मैं ऑनलाइन लेसन्स भी डाल रहा हूं। समय के अनुसार बदलाव जरूरी है, लेकिन बदलाव फंडामेंटल्स में या बेस में या फाउंडेशन में नहीं, फाउंडेशन को स्ट्रेंथन करने में, एडिशन करने में है। ओके, सो घबराना नहीं है आपने बिल्कुल भी। और काम काम है, वर्क वाइल यू वर्क एंड प्ले वाइल यू प्ले। जब तक आप स्कूल में हैं, गिव योर 100% टू द स्टूडेंट्स। आप अपना पूरा जो टाइम है, समय है, उसको बच्चों के सर्वांगीण विकास में। तो सर्वांगीण विकास को समझने की बहुत जरूरत है। हम डरने लग गए हैं बच्चों को करेक्ट करने में, लेकिन जहां पे करेक्शन ईमानदार है वहां पे डरने की जरूरत नहीं है। लेट अस होप फॉर द बेस्ट। आइए शिक्षा को एक साधन बनाएं समाज को दिशा देने का, रिसर्च के अनुसंधान की तरफ जाने का। रिसर्च पे जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग किसी भी देश को स्ट्रेंथ देती है। जैसे चाइना का एग्जाम्पल हमारे सामने है। पढ़िए आप एक दूसरे देशों की, जापानीज सिस्टम को पढ़िए आप, यूरोपियन फिनलैंड को पढ़िए आप, वो कैसे एडुकेट कैसे करते हैं। वहां पे एजुकेशन में प्राइवेटाइजेशन नहीं है, राइट? तो प्राइवेटाइजेशन होना गलत, वहां पे प्राइवेटाइजेशन है, लेकिन वो जो प्राइवेटाइजेशन है वो बड़े हायर लेवल के ऊपर है, थोड़ी सी एजुकेशन की स्टेटस के ऊपर डिपेंड करता है, सब कुछ डिपेंड करता है। स्टेटस का गैप हमेशा हमारे समाज को बांटेगा और उसको पर मेरी भगवान से प्रार्थना है कि ये कास्ट, क्रीड और कम्युनल जो चीजें हैं इन पे ना बांटा जाए, उन बच्चों को इनसे दूर रखा जाए। कम से कम 16 साल तक तो उनको इन चीजों से दूर रखा जाए, ताकि वो समाज के योग निर्माण में और अपने खुद के निर्माण में योगदान दे सकें। आइए चलते हैं और समझते हैं। 2026-27 में जो सबसे बड़ी इंट्रोडक्शन है वो कंपल्सरी 3 लैंग्वेजेस है। कंपल्सरी 3 लैंग्वेजेस को उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है और 6th के लेवल से कर दिया है। मैं आपको फिर बता दूंगा कि ये कोई नई बात नहीं है। पहले भी हरियाणा, पंजाब, सब जगह पे एक 3rd लैंग्वेज इंट्रोड्यूस होती थी, जो कि बच्चों को साल में 2 बार पढ़ाई जा सकती थी। तो आप ये मत सोचिएगा कि ये जो 3rd लैंग्वेज है ये थ्रू आउट 9th-10th भी होगी। मोस्ट प्रोबेबली ये 3 लैंग्वेज सिस्टम जो है वो 8th में जाके खत्म हो जाता है। अभी मुझे याद है, मैं सेंट जेवियर्स में था तो 3rd लैंग्वेज संस्कृत थी वहां पे। बाद में किसी पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से ये इसको या पहले तेलुगु थी, फिर बाद में इसको पंजाबी में कन्वर्ट कर दिया गया। लेकिन 3rd लैंग्वेज का पर्पस ही ये है कि लैंग्वेज अदर देन द लोकल लैंग्वेजेस को पढ़ा जाए। जो नॉर्थ के लोग हैं वो साउथ के लैंग्वेजेस को पढ़ें, और जो साउथ के लोग हैं वो नॉर्थ के लैंग्वेजेस को पढ़ें और समझें और बोलना और समझना सीखें। किसी भी भाषा का जो मेन पर्पस है वो ये 4 लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग स्किल्स सिखाना है। इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना जरूरी है। भाषा के अध्यापक हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि वो बच्चों को पढ़ना सिखाते हैं। यदि आप रीडिंग सिखा रहे हैं, खासतौर पे इंग्लिश, मैं आई एम सॉरी कि मुझे इंग्लिश का जिक्र करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे मैथ, साइंस, सोशल साइंस तीनों की तीनों जो नॉलेज सब्जेक्ट हैं वो इंग्लिश में हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखिए कि इंग्लिश टीचर का जो रोल है वो रीडिंग एक्यूमेन डेवलप करना है, मतलब समझना।
और जिनका इंग्लिश मीडियम है उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो हिंदी मीडियम में समझाने की कोशिश कम से कम करें, बाइलिंगुअल पे रहें। जो मेन की टर्म्स हैं उनको हिंदी में ना समझाएं वो, राइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ये लंबी सेशन है। आज का जो पहला सेशन है इसमें मैं सिर्फ जो 6 का करिकुलम है जिसमें लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुई है, तो जब ये लैंग्वेजेस चलेगी और यदि हम इस बात को R3 को कंपल्सरी देखें तो ये ओवर अ पीरियड ऑफ 2026 से 2026 से 27 से ये 6th में इंट्रोड्यूस करता है थर्ड लैंग्वेज, और उसके बाद ये इसको 28 में कैरी फॉरवर्ड करता है 6th 7th पे, उसके बाद ये 29 में कैरी फॉरवर्ड करता है 6th 7th और 8th पे, उसके बाद ये 2030 के बाद ये इंट्रोड्यूस करता है 6th 7th 8th और 9th में, ये थर्ड लैंग्वेज। उसके बाद 10th में डेफिनेटली फिर 31 तक ये उसको 10th में भी ले जाता है, 6th 5th 6th 7th 8th 9th और फिर 10th में, मतलब 10th तक 3 लैंग्वेजेस को इंट्रोड्यूस किया गया। अच्छी मूव है, इसमें स्ट्रेस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लेकिन उस थर्ड लैंग्वेज को ऐसा चूज करना चाहिए जो लोकल लैंग्वेज, इंग्लिश और लोकल लैंग्वेज से अलग लैंग्वेज हो, ओके, ऐसे चूज करना जरूरी है और जो बोली जाती हो। हमारे 42 लैंग्वेजेस में से कोई भी एक लैंग्वेज चूज की जाती है, किस ढंग से उसको ऑप्ट करेगा वो आप करिकुलम गाइडलाइंस में देख सकते हैं, वहां पे इंट्रोड्यूस किया हुआ कि कैसे कैसे आप कौन कौन सी लैंग्वेजेस ले सकते हैं। बहुत सारे इश्यूज आते हैं कि भाई लैंग्वेज कौन पढ़ाएगा कैसे, लेकिन कोई बात नहीं, डोंट वरी अबाउट इट, वो इश्यूज सारे वर्कआउट कर लेंगे हम इंडियंस आर वेरी स्ट्रांग एंड वी वर्क वेरी वेल अंडर प्रेशर, ओके। अब मैं एक एक करके सेलिएंट फीचर्स को लेना चाहूंगा इसकी। इसने 14 सेलिएंट फीचर्स दिखाए हैं इसके अंदर, ओके। मैं एक एक करके इस हर सेलिएंट फीचर को समझना जरूरी है, जो कि बेसिकली स्टैंडर्ड एम है एजुकेशन का, इनको समझना जरूरी है आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए, ओके। जैसे इससे सबसे पहला जो सेलिएंट फीचर है वो है प्रमोट होलिस्टिक डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास की तरफ ये फोकस करता है। अब होलिस्टिक का मतलब सारे एस्पेक्ट्स आ गए इसके अंदर, ठीक है ना, इमोशनल भी आ गया, फिजिकल भी आ गया, है ना, वेलबींग भी आ गया, बैलेंस। जो सबसे बड़ी जो इंट्रोडक्शन है वो है अ वेलनेस टीचर की, वेलबींग टीचर इंट्रोड्यूस किया है हमने, राइट। और वो जो सीबीएसई के जो स्कूल्स हैं उनके अंदर 500 टीचर्स पे एक वेलनेस टीचर को इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि बहुत अच्छा मूव है यदि एग्जीक्यूशन अच्छी हो। हमारे जो सिस्टम में एग्जीक्यूशन की प्रॉब्लम आ जाती है, वो सिर्फ एक पोस्ट बन के ना रह जाए, वो वहाँ पे एक्टिव काम हो, वहाँ पे बच्चों की इमोशनल समस्याओं को देखा जाए, उनकी इवन के यदि कहीं पे फैमिली प्रॉब्लम भी है तो उसके डिस्कस किया जाए। तो ये सोल माइंड एंड बॉडी दोनों का ध्यान रखने की जरूरत है, ओके, और बैलेंस करने की जरूरत है डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है ना। होलिस्टिक का मतलब सब कुछ है, और जो इंट्रोडक्शन ऑफ वेलनेस टीचर है वो एक बहुत ही अच्छा मूव है, राइट। आई होप हम एक समझने की कोशिश कर पाएंगे। एक तरह से आप कह दीजिए कि ये इसकी ट्रेनिंग एक्सरसाइज है विच आई एम स्टार्टिंग टुडे, ओके, राइट। सो ये ध्यान रखना। जो दूसरा जो सेलिएंट फीचर है इसका वो है अलाइन विद लर्निंग स्टैंडर्ड्स एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। हमें जो इसका जो हिंदी मीडियम है वो भी आप कर सकते हैं, ये अवेलेबल है सीबीएसई की साइट के ऊपर, वैसे तो आप सभी समझ सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि इसको अलाइन विद लर्निंग स्टैंडर्ड्स। अब लर्निंग स्टैंडर्ड्स का यहाँ पे ये मतलब है कि आपको जो यूनिवर्सल लर्निंग स्टैंडर्ड्स है उनको फॉलो करना है, ना कि लोकल लर्निंग स्टैंडर्ड्स को, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि लोकल लर्निंग स्टैंडर्ड्स में कोई फर्क है ना, ऐसा नहीं है। मैं खुद 6th में हमने इंग्लिश शुरू की, और उसके बाद हम 8-10 तक हमारी ग्रामर आज के किसी भी जो अपने आप को इंग्लिश मीडियम स्कूल कहते हैं उनसे बहुत स्ट्रांग थी, क्योंकि एग्जामिनेशन ग्रामर बेस्ड स्टडी थी वो,
ठीक है जी। तो ये पहला है। दूसरा है कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन है। अब देखो कॉम्पिटेंसी लैंग्वेजेस में भी है, जैसे डिबेट्स में पार्टिसिपेट करना, ओके, वाद विवाद करना, भाषा, जो डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट करना है ना, इन सभी में पार्टिसिपेट करना हर बच्चे का। होता क्या है, नॉर्मली हम एक दो बच्चों को करवा के और बाकी सारे बच्चों का रिकॉर्ड ऐसे ही तैयार कर दें, जो कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, राइट। मुझे अभी भी याद है कि आईसीएससी बोर्ड के अंदर पब्लिक स्पीकिंग वाज अ मस्ट। हर बच्चे को एक एक्सटेम्पोर का मतलब उसी टाइम पे एक टॉपिक दिया जाता था जिस टॉपिक पे वो काम करता था बच्चा। ठीक है। तीसरा इसका जो में है, एनकरेज कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। एनकरेज कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। अभी अभी क्या हो रहा है, जो मैंने अभी देखा, आप सभी ने देखा होगा कि हमने लास्ट ईयर के पेपर उठाए और ठपा ठप उसके पैरेलल क्वेश्चन बना के, और वो बच्चा यदि वो क्वेश्चन आ गए तो ठीक है, और नहीं आया तो कहता है ओ पेपर वाज वेरी डिफिकल्ट। ये क्यों हुआ? ये क्यों हुआ? क्योंकि इन इस स्टेप पे कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। वैसे भी जो अब हम पेपर का फॉर्मेट तैयार करते हैं, ठीक है ना, चाहे कंटेंट कम हो, कहते कहते लिखता है बड़ी क्लियरली, रिड्यूस्ड कंटेंट लोड टू कोर essentials and enable deeper disciplinary understanding through inquiry, decision, discussion and application। एक छोटा सा टेस्ट है, यदि आपके बच्चों को समझ में आ गया है तो आप उनको उसी टाइम, जो सबसे कमजोर बच्चा है, जो लास्ट बैठता है, जिसको नहीं समझ, उसको बुलाइए, उसको बोलो भैया समझा के दिखाना जो मैंने समझाया। यदि वो आपसे अच्छा समझा देता है तो इसका मतलब उसको समझ में आ गया है। और यहाँ पे पीयर ग्रुप लर्निंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जहां पे भी आपको इश्यूज लगे कि भी अभी ये प्रॉब्लम आ रही है इस टॉपिक के अंदर, तो यूज पीयर ग्रुप लर्निंग। मेरे 42 साल के करियर में यदि आपने उसको पिरामिड को देखा हो, लर्निंग पिरामिड में, तो उसमें जो 90% से ज्यादा या 80% से ज्यादा जो लर्निंग बच्चों में आती है वो अपने ग्रुप के साथ बैठ के पीयर ग्रुप लर्निंग में आती है, एंड दैट मस्ट बी केप्ट इन माइंड। जो चौथा है, अडॉप्ट इफेक्टिव एंड एंगेजिंग पेडागोजी। ये जो चौथा पॉइंट है, ये कहता है कि अडॉप्ट इफेक्टिव एंड एंगेजिंग पेडागोजी। इसको समझना जरूरी है, इन टर्म्स को समझना जरूरी है, राइट। जो हिंदी मीडियम से हैं वो ये मत सोचें कि आपको इंग्लिश नहीं आती। आप सभी मास्टर्स ऑफ अपने सब्जेक्ट के मास्टर्स हैं, और आपने ग्रेजुएशन जो है वो किया है, तो इंग्लिश पे, तीनों भाषाओं पे टीचर्स का कंट्रोल होना बच्चों से भी ज्यादा जरूरी है। तो जो मेथोडोलॉजी यूज कर रहे हो, पेडागोजी यूज कर रहे हो, वो इफेक्टिव होनी चाहिए। इफेक्टिव का मतलब ये नहीं है कि एक्सरसाइज करा के आपने कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया। जितनी भी एक्टिविटी प्लान की गई है सीबीएसई द्वारा एनसीईआरटी करिकुलम में, वो सब होनी चाहिए क्लास के अंदर। ठीक है, राइट। और ये बड़ा क्लियरली सीबीएसई ने बहुत ज्यादा हेल्प की है इस करिकुलम प्लान करने में। तो यदि आप उसको ध्यान से देखेंगे, सब्जेक्ट करिकुलम को, जैसे मैथ्स को ही ले लीजिए, तो उसने पूरा एक प्लान दिया आपको कि आप कैसे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कर सकते हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग कर सकते हैं। उसने सारी आपको डिटेल दी है उसके अंदर। ओके। और जो पांचवा जो पॉइंट इसने दिया है वो है ट्रांसफॉर्म असेसमेंट कल्चर। असेसमेंट कल्चर, अभी क्या होता क्या है कि एक सिंगल स्टेक एग्जामिनेशन पे हम सब कुछ डिपेंड करते, तो हम जो फॉर्मेटिव पीरियड था, उसको हमें जो फॉर्मेटिव पीरियड है, जैसे फॉर एग्जांपल जिसको हम यूनिट टेस्ट बोलते हैं, उनको बहुत इफेक्टिवली कंडक्ट करना और उनसे असेस करना। लर्निंग को, टेस्ट से लर्निंग को असेस कर सकते हैं हम। यदि हमने टेस्ट से लर्निंग को असेस कर लिया है तो इसका मतलब वी आर गेटिंग सक्सेसफुल। ओके। अब एक बात का ध्यान रखिएगा, मेरा एक एक्सपीरियंस है, मेरे एक प्रिंसिपल थे, मेरे हाथ में एक लिस्ट थी। उस लिस्ट में जो बच्चे थे, मैक्सिमम ज्योमेट्री का पेपर था। आई हैड बीन अ मैथ्स टीचर, तो ज्योमेट्री का पेपर था, और बाय चांस उस दिन उस टेस्ट के अंदर शायद सिमिलैरिटी का या किसी का टेस्ट था। उस टेस्ट में बहुत सारे बच्चों के 0 आया। शायद वो तैयार नहीं करके आए थे, या पता नहीं कहीं कंसेप्ट में गड़बड़ थी, या
कहीं ना कहीं मैं हमेशा टीचर्स को रिस्पॉन्सिबल मानता हूँ। आई ऑलवेज शिफ्ट द ऑनर्स टू टीचर्स, टीचर्स एंड ओनली टीचर्स आर रिस्पॉन्सिबल। आप यदि ये कहें जी पेरेंट्स ध्यान नहीं दे रहे तो ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है, बहुत बड़ी गलती है, और अपने खुद के कार्य से एक तरह से कह दीजिए धोखेबाजी है कि भी पेरेंट्स ने नहीं करा। पेरेंट्स कभी कुछ नहीं करवाते, ये सब अध्यापक के ऊपर, गुरुजन के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो असेसमेंट को ट्रांसफॉर्म कीजिए टेस्ट को। जब तक टेस्ट में आपके मैक्सिमम बच्चे क्लास में, मैक्सिमम आप 40 बच्चे हैं तो 40 में से 40 कह दो, या 40 में से कम 30-35 बच्चे एज पर योर प्लान, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव परफॉर्म करें। इसको असेसमेंट को ट्रांसफॉर्म करने के लिए पूरा सीबीएसई एक प्लान देगा। ठीक है, ठीक है, राइट। इसमें बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन लिखता है, प्रमोट असेसमेंट एज ऑफ एंड फॉर लर्निंग। कहते हैं जो आपकी असेसमेंट है वो इन एज ऑफ एंड फॉर लर्निंग होनी चाहिए, और अलाइनमेंट विद एमर्जिंग बोर्ड एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स। आपको पता है कि बोर्ड एग्जामिनेशन में क्या क्या रिफॉर्म करता है। अब जैसे कंप्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं 4-4 नंबर के, अब आपको वो 4-4 नंबर के कंप्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में 6th में इंट्रोड्यूस कर देने चाहिए। मतलब आप 6th में, मैं ये नहीं कह रहा कि आप 6th में उनको जेई आईआईटी की तैयारी करवा दो या कुछ भी करवा दो, वो बहुत कच्चे हैं वहां पे, अभी वहीं से इंट्रोड्यूस करना चाहिए। तो असेसमेंट को परफॉर्म करना, असेसमेंट को करना जरूरी है। इसका जो 6th पॉइंट है वो है फोस्टर रैशनल थॉट एंड ऑटोनॉमी। यहां पे रैशनल थिंकिंग हर चीज को असेस करना किसी भी लेवल पे और उसको समझना, ये इवॉल्व करने की जरूरत है। यही अध्यापक का काम भी है। अब यहां पे ऑटोनॉमी का क्या मतलब है? ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग हम डेवलप कर रहे हैं, लॉजिकल रीजनिंग दे रहे हैं, क्रिएटिविटी है, इंफॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग है, और रिफ्लेक्टिव कैपेसिटीज हैं। रिफ्लेक्टिव कैपेसिटीज, रिफ्लेक्टिव कैपेसिटीज का मतलब, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्टिव कैपेसिटीज। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है इसके अंदर, रिफ्लेक्टिव कैपेसिटी। इसको समझना बहुत जरूरी है। प्लीज प्लीज अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी टर्म, इसका मीनिंग क्या है। ओके, डिफरेंट स्टेजेस हैं, ग्रुप डिस्कशंस, ये वो फलाना, जितने भी आप काम कर सकते हो क्लास के अंदर। मतलब यदि सीबीएसई ने आपको 15 दिन दिए हैं ना एक चैप्टर के लिए, उससे सीबीएसई ने एक और चीज क्या बड़ी क्लियर कर दी है, टाइम अलॉटमेंट फॉर एवरी लेसन, जस्ट लाइक 11-12। तो आपको ध्यान रखना है कि जितने आपके ज्यादा से ज्यादा वर्किंग डेज हैं वो एक्सरसाइज पूरी करने और कॉपियां चेक करने में ना चले जाएं कहीं। वो जो, तो रिफ्लेक्टिव कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि बच्चा अपने आप बैठ के उस टॉपिक के ऊपर रिफ्लेक्ट करे, मतलब उसका एक तरह से एनालाइज करे कि ये चीजें थी इसमें, और मैं बच्चों को कहता था क्यों क्यों की बीमारी आए उनके अंदर। यदि आपका बच्चा क्लास में क्वेश्चन नहीं पूछ रहा तो इसका मतलब आपकी लर्निंग इफेक्टिव नहीं है, आपकी क्लासरूम मैनेजमेंट पे क्वेश्चन है, और आपका और बच्चों का रैपो एज एज ऑफ एंड फॉर लर्निंग नहीं है। May God bless you. We'll see you again with another 7 to 14 points. Thank you.